वेलकम टू द अभ्यास एकेडमी स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट जो हमारा 9th क्लास का टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और उसके जो पॉइंट्स थे उनको प्रूव करने के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं जिससे कि हम मैटर की नेचर को जान सकें और उसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। उसी के आगे के पार्ट को हम कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। तो फिजिकल स्टेट्स का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी तरह की दिखाई दे रही है आपको, मीन्स जो आपके लिए विजुअल है, जो फिजिकली आप देख सकते हैं मैटर की स्टेट्स को, वो आपकी कहलाती है मैटर की फिजिकल स्टेट। मेनली हम यहाँ पर 3 तरह की फिजिकल स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन टोटल अगर कोई आपसे पूछता है तो टोटल फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो है वो 5 तरह की होती है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसके अलावा एक फिजिकल स्टेट होती है प्लाज्मा, एक फिजिकल स्टेट होती है बीईसी, दिस इज बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। ये फुल फॉर्म है इसकी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। तो अब अगर हम इन फिजिकल स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। देखिए, जनरली अगर मैं आपसे कहूं कि ये मार्कर एक सॉलिड है, सबको पता है, लेकिन अगर मैं कहूं कि कोई सॉलिड अगर आपको मैं दे दूं तो उसको डिफाइन करो, डिफाइन किस तरह से किया जाएगा उसको? तो डेफिनेशन के बेसिस को समझने के लिए मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं जिससे हम इन 3 मेन फिजिकल स्टेट्स के डिफरेंस भी समझ पाएंगे और इनकी डेफिनेशंस के बारे में भी हम समझ पाएंगे। अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स की, तो सॉलिड्स हमें कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। अगर हम लिक्विड्स की बात करेंगे तो लिक्विड्स में ये मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से दिखाई देंगे आपको। और अगर हम गैसेस की बात करेंगे तो गैसेस में कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, इतने दूर दूर। तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो जनरली आप छोटी क्लासेस से सीखते आ रहे हैं कि कोई भी ऐसी इनका जो कैरेक्टर होता है कि वो फिक्स्ड शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। एक्चुअली वही डेफिनेशन इनकी होती है कि जिनकी हैविंग फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इसका मतलब है कि इनकी शेप और वॉल्यूम फिक्स रहती है। ये मार्कर मेरे हाथ में जो सॉलिड है, जितनी वॉल्यूम इसकी यहाँ पे मैथमेटिकली कैलकुलेट होके आएगी, इसको मार्कर को आप कहीं भी ले जाइए पूरे यूनिवर्स में, आपको इसकी वॉल्यूम इतनी ही मिलेगी, ये वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। और ना ही ये मार्कर इस तरह से है, ना ही ये मार्कर आपका क्यूबिक फॉर्म में आ जाएगा, ना ही ये मार्कर आपका स्फीयर फॉर्म में आ जाएगा। तो जो इसकी शेप है वो भी फिक्स रहेगी और इसकी जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स रहेगी, दैट्स व्हाई इट इज सॉलिड। और अगर हम बात करें लिक्विड की, इनकी हैविंग फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप, इनकी वॉल्यूम तो फिक्स रहती है लेकिन शेप फिक्स नहीं रहती है। जिस भी कंटेनर में, जिस भी बर्तन में लिक्विड्स को रख दोगे उसी के जैसी उसकी शेप हो जाएगी। अगर हम बात करें, मान लीजिए हम वाटर ले और उस वाटर को हम एक ग्लास में रखें तो उसकी ग्लास के जैसी शेप हो जाएगी। उसी को हम किसी कटोरी में रख दें तो उसी के जैसी शेप हो जाएगी। उसी को किसी जग में रख दें तो उसके जैसी शेप हो जाएगी। लेकिन अगर सपोज करें वो पानी 1 लीटर है तो चाहे उसे ग्लास में रख लें
चाहे कटोरी में रख ले, चाहे जग में रख ले, किसी भी कंटेनर में रख ले, वो पानी आपका 1 लीटर ही रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे मैटर की वो फिजिकल स्टेट जिनकी वॉल्यूम तो फिक्स रहे, मतलब वो 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहे, 5 लीटर है तो 5 ही लीटर रहेगा, लेकिन शेप फिक्स नहीं होगी, उसे जिस भी बर्तन में डाल दोगे उसके जैसे ही शेप हो जाएगी। और अगर हम गैसेस के बारे में बात करें तो इनकी नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, इनकी ना तो फिक्स्ड शेप होती है और ना ही इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। जिस भी कंटेनर में रखोगे उसी की शेप ले लेते हैं और उसी के जैसी इनकी वॉल्यूम हो जाती है। सपोज कीजिए आपके पास एक परफ्यूम का छोटा कंटेनर है, तो जो उसकी वॉल्यूम है वो उसी कंटेनर में बंद है और जितनी वॉल्यूम उसकी कंटेनर की है उतनी ही वॉल्यूम उसकी परफ्यूम की रहेगी। अगर उस परफ्यूम को लीक करके या बाहर निकाल के कमरे में फैला दिया जाए तो वो परफ्यूम उस कमरे की पूरी जगह को भी उतना ही ऑक्यूपाई करेगा, पूरे कमरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वही परफ्यूम, वही अमाउंट ऑफ परफ्यूम पहले छोटे कंटेनर में थी और वही अब पूरे के पूरे रूम में ऑक्यूपाई कर लिया उसने स्पेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे छोटे कंटेनर में रखो चाहे बड़े कमरे में रखो उसको, जिस भी जगह पे उसको रखोगे वो उसी की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा और उसी के जैसी शेप ऑक्यूपाई कर लेगा। इनकी खुद की ना तो शेप फिक्स होती है और ना ही इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। तो ऐसे मैटर की फिजिकल स्टेट जिसमें ना तो फिक्स्ड शेप हो और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम हो, उन्हें हम कहते हैं गैसेस। ठीक है, तो जिनकी शेप भी और वॉल्यूम भी फिक्स है वे सॉलिड, जिनकी वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है वे लिक्विड, जिनकी ना तो शेप फिक्स है और ना ही इनकी वॉल्यूम फिक्स है ये आपके कहलाएंगे गैसेस। अब अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन में देने लगूं इनके बारे में, प्लाज्मा स्टेट क्या होती है। देखो हमने एटम के बारे में पढ़ा था कि एटम मैटर का सबसे छोटा हिस्सा होता है और इन 3 फिजिकल स्टेट्स की यही खास बात है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों की तीनों फिजिकल स्टेट जो है ये बनी हुई होती है मेड अप ऑफ एटम्स, ये तो बनी रहती हैं एटम्स की। और जबकि अगर हम प्लाज्मा स्टेट की बात करें ये बनी रहती है मेड अप ऑफ आयंस। अगर मैं आपको डेली लाइफ में एग्जांपल दूं कि आप प्लाज्मा स्टेट कहां पर पाएंगे, तो उसके एग्जांपल के तौर पे हम यहां पे दे सकते हैं सन, सूरज पे जो मैटर है वहां पर प्लाज्मा स्टेट में ही है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो उस कंडीशन पर कोई भी एटम के जैसा नहीं रह सकता, वो आयन के जैसा रहता है। आयन के जैसे मतलब जैसे आपको पता है कि Na पे +1 चार्ज होता है तो इसे हम सोडियम आयन कहते हैं, Cl के ऊपर 1- चार्ज होता है तो हम इसे क्लोराइड आयन कहते हैं। तो इस तरह से कोई भी, अगर मान लो ये Na होता तो इसे हम Na एटम कहते, ये Cl2 होता है इसे Cl का मॉलिक्यूल, क्लोरीन का मॉलिक्यूल कहते। लेकिन ये चीज केवल यहाँ पे पाई जा सकती है, ये एटम्स, और ये आयंस जो होंगे वे आपकी प्लाज्मा स्टेट बनाते हैं। तो जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो कोई भी मैटर आपका एटम के फॉर्म में रह नहीं सकता, वो आयन के रूप में रहता है। और वो फिजिकल स्टेट जब मैटर के रूप में ना रहे तो ना तो वो सॉलिड होगी, ना लिक्विड होगी, ना गैस होगी, फिर उसको नाम दिया जाता है प्लाज्मा स्टेट। तो सूरज पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है इसलिए वहां पर जो मैटर होगा उसे हम प्लाज्मा कहेंगे। और दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं ग्लोइंग बल्ब, जलता हुआ बल्ब, उसमें जो मैटर रहता है, आपको पता है कि ग्लास के कांच, बल्ब के कांच के अंदर जो है वहां पर एक गैस भरी हुई रहती है, लेकिन जब हम उसको स्विच ऑन कर देते हैं गैस जो होती है वो होती है एटम्स की फॉर्म में जब बल्ब बंद रहता है। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे और उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होगी तो उसके एटम जो है गैस के मॉलिक्यूल वे आयंस में बदल जाएंगे। तो इसलिए जलते हुए बल्ब में जो फिजिकल स्टेट होती है वो आपकी प्लाज्मा स्टेट होती है। ठीक है,
इसमें प्लाज्मा में और इन तीनों फिजिकल स्टेट में क्या अंतर है? ये तीनों फिजिकल स्टेट जो है एटम से बनी हुई है और ये वाली फिजिकल स्टेट जो है आयंस से मिलकर बनी है और यहाँ पर पाई जाएंगी आपको। अगर हम बात करें बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट की, तो इसमें आप कह सकते हैं जैसे इन एटम्स के बीच में कुछ आपको गैप दिख रहा होगा, अगर हम इनको ऐसे कंप्रेस कर दें तो ये एटम एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे, मैक्सिमम नजदीक यहाँ आ सकते हैं सॉलिड में। इसमें मैंने बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ा, थोड़ा बहुत होगा। अगर किसी तरह से प्रैक्टिकली आप सॉलिड्स को भी और ज्यादा कंप्रेस कर दो और उनके बीच का गैप खत्म कर दो एटम्स के बीच का, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। तो ये वाली फिजिकल स्टेट मेड अप ऑफ एटम्स, ये वाली फिजिकल स्टेट एटम्स से ही मिलकर के बनी होगी। फिर इन वाली फिजिकल स्टेट और इसमें क्या डिफरेंस है? बट इट इज हाईली कंडेंस्ड, या आप इसे कह सकते हैं सुपर कंडेंस्ड, ये या कंप्रेस्ड कह लीजिए, सुपर कंप्रेस्ड। जब नॉर्मल से भी कम स्पेस रह जाए एटम्स के बीच में, आप ये आर्टिफिशियल करेंगे, ऐसे नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करती है ये फिजिकल स्टेट दोनों, तो यहाँ पे ये आपकी कहलाएगी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। तो ये हमारी हुई फिजिकल स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में डिफरेंस क्या होता है। इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और आपको इन फिजिकल स्टेट में डिफरेंस के बारे में पता भी होना चाहिए। तो अब हम उनके बारे में बात करेंगे, इनको आप नोट करें। तो अब हम बात करें अगर फिजिकल स्टेट्स की, इनके डिफरेंसेस की, सॉलिड, लिक्विड, गैस में अगर हम इनके डिफरेंसेस पॉइंट वाइज देखना चाहें, तो सबसे पहले अगर हम ले लें शेप के बारे में हम क्या कह सकते हैं? सॉलिड की शेप जो है फिक्स होती है, इनकी नॉट फिक्स होती है, ये डेफिनेशन में हमने देखा, और गैसेस की भी फिक्स नहीं होती है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें वॉल्यूम की, सॉलिड्स की वॉल्यूम जो है इनकी फिक्स रहती है और लिक्विड्स की वॉल्यूम जो है, सॉरी शेप, हाँ ठीक है, इनकी फिक्स नहीं रहेगी, इनकी भी फिक्स नहीं रहेगी। वॉल्यूम की बात करें तो लिक्विड्स की वॉल्यूम फिक्स रहती है, लेकिन अगर हम बात करेंगे गैसेस की तो इनकी नॉट फिक्स्ड, इनकी वॉल्यूम फिक्स नहीं रहती है। अब हम अगर एक नेक्स्ट पॉइंट देखें, फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पे मैं बात करूंगा थर्ड की, मैं बात करूं स्पेस की। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि मैटर की वो फॉर्म बताएं जिसकी शेप फिक्स होती है या नहीं होती है, या वॉल्यूम फिक्स होती है नहीं होती है, या स्पेस बिटवीन एटम, एटम्स के बीच में स्पेस किसमें ज्यादा होता है किसमें कम होता है, ये आपको बताना होता है। तो जैसे कि मैंने 3 डायग्राम बनाए हुए हैं, इन 3 डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाई देगा कि ये जो है सबसे सॉलिड की अगर हम बात करें तो इनमें लीस्ट होता है। लीस्ट मतलब आप इसे कह सकते हैं नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। तो इनमें एटम्स के बीच में स्पेस जो है ना के बराबर है। और अगर हम इनमें बात करें मीडियम, और अगर गैसेस में बात करें तो सबसे ज्यादा स्पेस है, तो इसमें हम कह सकते हैं मोस्ट स्पेस इनके बीच में, या लार्जेस्ट ये लिख सकते हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस सबसे ज्यादा है, इनमें मीडियम है। मीडियम मतलब सॉलिड से तो ज्यादा है स्पेस एटम्स के बीच में, आप खुद नोटिस कीजिए, और गैसेस के एटम से कम है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो किसमें ज्यादा है? इसमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, इसीलिए तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के आसपास हैं। तो हम इसे कहेंगे कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लार्जेस्ट होता है, इनमें मीडियम होगा।
और अगर हम गैसेस की बात करें तो इनके एटम्स तो बिल्कुल एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं। एक दूसरे से दूर होने की वजह से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता तो ये एक दूसरे के पास होते, तो इसका मतलब जो है इसमें हम यहां लिख सकते हैं नेग्लिजिबल स्पेस। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं वो हम ले लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि आप इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कंप्रेस का मतलब होता है दबा देना। अगर मान लीजिए हम यहां इस मार्कर की बात करें, ये हमारे पास सॉलिड है और मैं इसको दबाने लगूं तो क्या मैं इसको कंप्रेस कर पाऊंगा? इट इज नॉट पॉसिबल। और कंप्रेशन की वजह क्या होती है? जब इनके एटम्स के बीच में गैप होगा। आप खुद सोचिए, इनके एटम्स के बीच में गैप है, उस गैप को आप कंप्रेस करके कम कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल। तो यहां पर इसमें गैप होने की वजह से ये तो कंप्रेस की जा सकती है। इनमें गैप बहुत कम होता है, इसलिए हो तो जाते हैं लेकिन ना के बराबर कंप्रेस होती हैं। और अगर मैं इनकी बात करूं, इनके एटम्स के बीच में तो गैप है ही नहीं। जब इनमें गैप ही नहीं है तो आप इनको कंप्रेस भी नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉलिड होते हैं आपके नॉट कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल नहीं होते। और ये भी आपके, आप ऐसे ही मान लीजिए नॉट कंप्रेसिबल। और ये आप लिख सकते हैं कंप्रेसिबल। अब यहां पर एक सवाल अक्सर बच्चों के दिमाग में आता है, मैं आपको वो क्वेश्चन भी बताता हूं और उसका आंसर भी, कि अगर हम फोम लें, फोम स्पंज उसे लें, उसे कंप्रेस किया जा सकता है, वो भी तो सॉलिड है। उसकी वजह ये नहीं है कि उसके एटम्स के बीच में स्पेस होता है। एक्चुअली आपने देखा होगा जो भी चीज स्पॉन्जी होती है, चाहे वो ब्रेड हो या बन हो और या फिर वो आपका स्पंज ही क्यों ना हो, उसके बीच में छोटे छोटे पोर होते हैं जिन्हें कहते हैं एयर पोर। जब हम उनको कंप्रेस करते हैं तो उन एयर पोर्स को खत्म करते हैं हम, और जब वो सारा स्पेस खत्म हो जाता है तो उसके बाद वो कंप्रेस नहीं होगा। तो वो जो स्पंज है उसका जवाब ये है कि वो कंप्रेस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि स्पंजेस के बीच में एयर पोर होते हैं और उस पर हम फोर्स लगा के उन एयर पोर्स को खत्म करते हैं, इसलिए वो कंप्रेस हो जाते हैं। तो नॉर्मली आप ये कहेंगे कि सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, गैस लिक्विड्स को भी नहीं किया जा सकता, लेकिन गैसेस को किया जा सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, ये है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है हार्डनेस, कठोर, सख्त। इनमें से आप जनरली बताइए कि कौन सी चीज हार्ड और सख्त होती है? जो सॉलिड है वो आपके रिजिड होते हैं, ठीक है। और ये आपके नॉट रिजिड, ये रिजिड सख्त नहीं होते हैं, और ये भी नॉट रिजिड, ये भी गैसेस भी सख्त नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, ये है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहने का कैरेक्टर, फ्लो होने का कैरेक्टर। जो चीज फ्लो हो जाती है उसे हम कहते हैं कि ये फ्लूइड है। तो सॉलिड्स जैसे मार्कर यहां रखे रखे बहेगा नहीं, ये फ्लो नहीं करेगा, तो इसलिए ये नॉट फ्लूइड, ये फ्लूइड नहीं होते। जबकि ये लिक्विड आपके फ्लूइड होते हैं, जबकि गैसेस भी हमारे फ्लूइड होते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंसेस जो है हम इन डायग्राम्स को देख करके याद रख सकते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूं मैं आपको, वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की किसमें सबसे ज्यादा होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस में। देखो, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को आपस में जकड़े हुए रखते हैं, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करके रखते हैं, तो उस कंडीशन में मॉलिक्यूल्स नहीं भाग सकते। जैसे हम यहां की बात करें, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो यहां पर ये
यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, इसलिए ये ज्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम गैसेस की बात करें, इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं, इसलिए ये काइनेटिक एनर्जी होगी। और जैसे ही हम उसे, जैसे मान लो हमारे पास एक परफ्यूम का कंटेनर है, उसे हमने लीक किया, या गैस सिलेंडर है, जब हम उसे लीक करेंगे या उसके पिन को दबा देंगे तो उसमें से मॉलिक्यूल निकल के अपने आप बहुत तेजी से भाग जाते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी लीस्ट है, मतलब सबसे कम है, और इनकी मीडियम होगी। और अगर हम बात करें गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसेस के मॉलिक्यूल्स की ही होती है। अभी हमने बात की जैसे गैसेस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो उससे रिलेटेड मैं आपको डेली लाइफ का एक छोटा सा एग्जांपल भी बताता हूँ। देखिए, कोई भी चीज जब हम छोड़ते हैं, इतनी साइंस हम जानते हैं कि ग्रेविटी की वजह से वो हमेशा नीचे को जाएगी। लेकिन आप एक कैंडल लें, उसे जलाएं, और मोमबत्ती को जलाने के बाद आप उसे ऐसे करके रख लें तो भी उसकी लो ऊपर को ही जाएगी। आप उसे उल्टा कर दें तो भी उसकी लो ऊपर को ही जाएगी। ऐसा क्यों? ग्रेविटी की वजह से वो नीचे क्यों नहीं जा रहा है? या मान लीजिए मैं आपको कहूं कि एक गुब्बारा है, बलून है, जिसमें आपने हीलियम गैस भरी, वो जो ऊपर चले जाते हैं छोड़ने पर, वो गुब्बारा लिया, उसे आप छोड़िए तो वो किसी भी तरीके से कितना भी बड़ा ले लीजिए वो नीचे नहीं जाएगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो कैंडल को जलाने पे जो गैस बनती है, कैंडल के जलाने पर जो गैस पैदा होती है, जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ये सब चीजें, या जो बलून में हीलियम की हमने बात की है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा होती है, और वो काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स को हरा देती है, ओवरकम कर देती है। मतलब ये है कि वो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा इफेक्टिव होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने से ग्रेविटी काम नहीं कर पाती और वो मॉलिक्यूल्स जो है हमेशा ऊपर की तरफ ही मूव करते हैं। तो ये इसका एक एग्जांपल भी आपको मैंने दे दिया है। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट। इसके लिए आपको एक ट्रायंगल से मैं समझाता हूं कि फिजिकल स्टेट्स को आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो जब किसी सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इसे आप प्रोसेस को कहते हैं या तो मेल्टिंग कहेंगे और या हम कहेंगे फ्यूजन। ठीक है, जब किसी लिक्विड को गर्म करके आप गैस में बदलते हो तो इसे हम कहेंगे इवेपोरेशन। ठीक, और जब किसी गैस को ठंडा करके हम लिक्विड में बदलते हैं तो इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब अगर किसी लिक्विड को, तो जब किसी लिक्विड को हम ठंडा करके सॉलिड में बदलेंगे उसे हम कहते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, अब बचता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप सॉलिड है वो, और उन्हें आप गर्म कर दें तो वो डायरेक्टली जो है गैस में बदल जाएंगी, और गैसेस को अगर आप ठंडा कर दें तो बिना लिक्विड में बदले हुए वो सॉलिड में बदल जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है, और इसके डेफिनेशन के लिए आप लिख सकते हैं ऐसी प्रोसेस by which a solid can be converted into gas without changing into liquid। जो बिना गर्म करके बिना लिक्विड में बदले, किसी सॉलिड को आप गैस में बदल दो और गैस को सॉलिड में बदल दो। यहाँ पे लिख देता हूं वाइस वर्सा। इसका मतलब है जो बात ऊपर कही गई है उसका मतलब उल्टा, कि अगर आप लिक्विड को ठंडा कर देंगे तो सॉलिड में बदल जाएगा, और सॉलिड को गर्म कर देंगे, सॉरी, अगर आप गैस को ठंडा कर देंगे तो बिना लिक्विड में बदले वो सॉलिड में बदल जाएगी, और अगर आप
सॉलिड को गर्म कर देंगे तो बिना लिक्विड में बदले वो गैस में बदल जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो यहाँ पर आपके लिए छोटी छोटी डेफिनेशन बन जाती है जो आपको लिखनी होगी। मान लीजिए मैं आपको कहूं मेल्टिंग क्या होता है। मेल्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप किसी सॉलिड को बदल देते हैं लिक्विड में। तो आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, मेल्टिंग इज ए प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट ए सॉलिड इनटू लिक्विड। इसी तरह से इवेपोरेशन के बारे में हम कह सकते हैं। इवेपोरेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें लिक्विड को गैस में बदला जा सकता है। अगर हम बात करें कंडेंसेशन की, कंडेंसेशन क्या है, इसका एरो इधर को लगा हुआ है, तो इसका मतलब जब हम ठंडा करके किसी भी गैस को लिक्विड में बदल दें तो उसे हम कहेंगे प्रोसेस को कंडेंसेशन। और जब किसी लिक्विड को ठंडा करके हम सॉलिड में बदल देंगे तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्रीजिंग। ठीक है, और सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड में कन्वर्जन को हम कहते हैं सब्लिमेशन। अब यहाँ पे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका सॉलिड से गैस में और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट डायरेक्ट हो जाता है, उन्हें कहते हैं सब्लिमेट्स। तो उनके आपको एग्जाम्पल याद रखने जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कौन सी चीजें ऐसी हैं जो गर्म करने पर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में और ठंडा करने पर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाती है। जैसे हम ले लेते हैं कैम्फर, कपूर की जो गोलियां आती हैं आपने देखा होगा, जब कपड़ों में रख देते हैं तो वो डायरेक्टली गैस बन जाती है। इससे क्वेश्चन भी आता है कि अगर कपूर की कैम्फर की गोली या नेफ्थलीन बॉल्स कह सकते हो आप, नेफ्थलीन बॉल्स अगर आप उन्हें कपड़ों में रख दें तो कितने दिन तक रखा रहने के बावजूद भी वो उसमें स्टेन्स नहीं छोड़ेंगे, दाग नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि दाग कब लगेगा, जब कोई चीज लिक्विड में बदलेगी। लेकिन ये तो ऐसी चीजें हैं जो लिक्विड में बदलती नहीं। अगर सॉलिड तुमने टैबलेट रखी उसकी या कपूर की गोली रखी तो वो डायरेक्टली वो तो गैस में बदल जाएगी सॉरी, तो गैस में बदलने के बाद वो उड़ जाएगी। जब वो लिक्विड बनी ही नहीं तो दाग भी नहीं छोड़ेगी। तो कैम्फर हुआ, नेफ्थलीन बोल हुआ, NH4Cl हुआ, इसे हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हुआ, या ट्राई CO2 सॉलिड, या इसे कह सकते हो सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ट्राई आइस कह लो इसे आप, ट्राई आइस, जिसे हम सॉलिड CO2 कहते हैं, ये है। और आपका हो सकता है आयोडीन। आयोडीन भी अगर आप गर्म करेंगे तो वो डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, वैसे नॉर्मली वो सॉलिड होता है। तो ये फिजिकल स्टेट कन्वर्जन के लिए आपका ट्रायंगल है जिसमें कई सारी टर्मिनोलॉजीज आपको एक्सप्लेन हो जाएंगी। अब यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी और देता हूं मैं। ये है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट उसे कहते हैं, शॉर्ट में से आप MP कहेंगे। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड आपका लिक्विड में बदल जाता है। डेफिनेशन अपने आप लिखेंगे, मैं बता रहा हूं, नोट कीजिए कि दैट टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड आपका लिक्विड में बदलना शुरू हो जाए उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। एक टर्मिनोलॉजी है आपकी बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हम किसे कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट हम उसे कहते हैं वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड गैस में बदलना शुरू हो जाता है। हम इस तरह से कहेंगे द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू गैस, उसे कहते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे 5-6 टर्म्स हो गए जो आपको डेफिनेशन लर्न करनी है और इन्हें समझना है। जैसे मेल्टिंग, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन, लिक्विड का गैस में कन्वर्जन इवेपोरेशन, गैस का लिक्विड में कन्वर्जन कंडेंसेशन, लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन फ्रीजिंग, सॉलिड का गैस में और गैस का सॉलिड में सब्लिमेशन, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जिस पर सॉलिड से लिक्विड बन जाए, और बॉइलिंग पॉइंट जिस पर लिक्विड से गैस बन जाए। तो ये आपको टर्मिनोलॉजीज याद करनी होगी। और एक छोटा सा टॉपिक आपका और है, उसमें बहुत ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है, बस टेम्परेचर को कन्वर्जन करना सीखना होगा। ठीक है, आप ये नोट कीजिए, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। तो हमारे पास टेम्परेचर को नापने के लिए
हमारे पास अलग अलग यूनिट्स होती हैं। टेम्परेचर को हम या तो डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस में नापते हैं और या फिर हम नापते हैं केल्विन में। तो आपको टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है तो आप केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और केल्विन में दिया गया है तो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपको करना क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं मैं, आपको वो याद रखना है। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है आपके पास, तो उसे अगर आपको कन्वर्ट करना है केल्विन के टेम्परेचर में तो 0 प्लस 273 केल्विन, आप इस तरह से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। मान लीजिए आपको मैं एक क्वेश्चन कहूं कि वाटर का बीपी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, हमें सबको पता है दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसे आप केल्विन में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो अभी हमने कहा 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और इसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, जितना डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है, कितना है 100, तो 100 में आप 273 ऐड कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 373। इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में बताओ कितना टेम्परेचर होगा, तो वो 373 होगा। मान लीजिए मैं आपको 50 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करूं और ये कहूं कि इसे आप कन्वर्ट करके दिखाइए केल्विन के टेम्परेचर में, तो आप क्या करेंगे कि इसको 50 में, जो डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है, 50 में 273 ऐड कर देंगे और जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको टेम्परेचर दिया जाए केल्विन में और उसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, केल्विन में जो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है वो केल्विन में टेम्परेचर आप लेंगे और उसमें से 273 माइनस कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको कहूं कि आपके पास 323 इतने केल्विन टेम्परेचर है। अगर मैंने आपको ये टेम्परेचर मान लीजिए ये वाला टेम्परेचर दे दिया है और डिग्री सेंटीग्रेड में आपको करना है तो 273 माइनस कर देंगे। यहाँ पर 323 आपके पास टेम्परेचर है, तो जो केल्विन का टेम्परेचर है 323, इसमें से आपको माइनस करना होगा 273, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये 273 05 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बन जाएगा ये आपका। अब अगर हम इसी तरह से कुछ टेम्परेचर्स को कन्वर्ट करना चाहें, आप अपनी तरफ से कोई भी टेम्परेचर चूज कर लें। मान लीजिए मैं कहूं कि वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर आप कह लें आइस का मेल्टिंग पॉइंट, वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसे केल्विन में लिखें, तो केल्विन में लिखने के लिए ये रहा आपका, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। केल्विन में इतना टेम्परेचर होगा ये। तो इस तरह से ये आज का हमारा टॉपिक था, फिजिकल स्टेट्स कितनी है, उनके डिफरेंसेस क्या हैं और उन्हें हम कन्वर्ट किस तरह से कर सकते हैं, और ये ट्रायंगल हमने सीखा, और टेम्परेचर को कन्वर्ट किस तरह से किया जा सकता है। मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, जब आपको डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना हो तो 273 ऐड कर दें, ये लाइन नोट कर लीजिए। और जब केल्विन के टेम्परेचर को आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो केल्विन के टेम्परेचर में से 273 जो है आप वो माइनस कर लें, तो इस तरह से आप टेम्परेचर को कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, इसमें आप नोट कीजिए, नोट्स बनाइए और इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश कीजिए, और जो भी आपके डाउट्स आए वो हमें कमेंट्स में लिख के बताएं। ठीक है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जिसको भी आगे जरूरत है उनको आगे शेयर भी करें। थैंक यू।